नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नंदीग्राम में शुवेंदु के आगे दीदी फेल, विधानसभा चुनाव से पहले इलेक्शन में टीएमसी का सफाया। खबर में आगे जिक्र होगा कि पीएम मोदी से मिले सीएम योगी, मंत्रिमंडल विस्तार और मिशन 2027 पर हुआ मंथन। आगे आपको बताएंगे कि यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की दुश्मनों को ललकार, इंडियन कोस्ट गार्ड से टकराने की हिम्मत मत करना। आगे जिक्र होगा कि अजमेर शरीफ में पीएम मोदी के चादर चढ़ाने पर नहीं लगेगी रोक, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की खारिज। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि बंगाल की खाड़ी में उठा खतरनाक बवंडर, 120 घंटों तक होगी तबाही वाली बारिश, आईएमडी ने दी चेतावनी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। नंदीग्राम में शुवेंदु के आगे दीदी फेल, विधानसभा चुनाव से पहले इस इलेक्शन में टीएमसी का सफाया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में 3 महीनों का वक्त रह गया है। सत्ता के फाइनल से पहले बीजेपी ने बंगाल में दीदी की पार्टी को तगड़ी पटखनी देते हुए एक अहम चुनावों में टीएमसी का सुपड़ा साफ कर दिया है। रविवार को नंदीग्राम सहकारी कृषि विकास समिति के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने सभी 9 की 9 सीटें जीत ली है और वहीं सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली है। नंदीग्राम सहकारी चुनावों में पार्टी की जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। ये पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता और भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी का विधानसभा क्षेत्र है, जहां से उन्होंने 2021 के विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की थी। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी को मिली ये बम्पर जीत पार्टी के कार्यकर्ताओं में नया जोश भर चुकी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी से मिले सीएम योगी, मंत्रिमंडल विस्तार और मिशन 2027 पर हुआ मंथन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी से प्रधानमंत्री आवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने मंत्रिमंडल विस्तार और 2027 के चुनावों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने राज्य की विकास योजनाओं के साथ साथ आगामी चुनावों के लिए राजनीतिक रणनीति पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री योगी के दोपहर 3:30 पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने की उम्मीद है। यह मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हो रही हैं। पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद राज्य मंत्रिपरिषद का लंबे समय से प्रतीक्षित विस्तार और संगठन में बदलाव पार्टी के एजेंडे में अगला कदम है। मंत्रिमंडल विस्तार संभवतः 14 से 15 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति के त्योहार के बाद होगा और इसके अलावा आयोगों, बोर्डों और परिषदों में राजनीतिक नियुक्तियों की प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की दुश्मनों को ललकार, इंडियन कोस्ट गार्ड से टकराने की हिम्मत मत करना। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा कि भारतीय तटरक्षक बल ने देश की तटरेखा को शत्रुओं के लिए अछूत बना दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि तटरक्षक बल ने शत्रुओं के मन में ऐसा भय पैदा कर दिया है कि यदि कोई सीमा की ओर देखने की भी हिम्मत करेगा तो तटरक्षक बल उसे नहीं छोड़ेगा। आईसीजी के पहले प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप के शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा कि हमारे तटरक्षक बल ने हमारे शत्रुओं के मन में ऐसा भय पैदा कर दिया है कि यदि कोई हमारी सीमा की ओर देखने की भी हिम्मत करेगा तो तटरक्षक बल उसे ऐसा करने की स्थिति में नहीं छोड़ेगा। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर रक्षा मंत्री ने कहा कि समुद्र प्रताप का शुभारंभ देश की व्यापक समुद्री दृष्टि से जुड़ा है, जो ये मानती है कि समुद्री संसाधन किसी एक राष्ट्र की संपत्ति नहीं बल्कि मानवता की साझा विरासत है। उन्होंने कहा कि जब विरासत साझा होती है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी साझा होती है। यही कारण है कि भारत आज शांति, स्थिरता और पर्यावरण संबंधी जिम्मेदारी के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होकर वैश्विक मंच पर मजबूती से खड़ा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अजमेर शरीफ में पीएम मोदी के चादर चढ़ाने पर नहीं लगेगी रोक, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की खारिज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अजमेर शरीफ दरगाह पर औपचारिक रूप से चादर चढ़ाने से रोकने का निर्देश देने की मांग वाली एक याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जय माल्या बागची की पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए सोमवार को कहा कि यह मुद्दा तर्कसंगत नहीं है। इस याचिका में केंद्र सरकार और उसके संस्थाओं द्वारा इस्लामी विद्वान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और अजमेर दरगाह को राज्य प्रायोजित औपचारिक सम्मान और प्रतीकात्मक मान्यता प्रदान करने की भी चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता जितेंद्र सिंह और अन्य की ओर से पेश हुए अधिवक्ता वरुण सिन्हा ने कहा कि मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर दरगाह पर प्रधानमंत्री द्वारा चादर चढ़ाने की प्रथा तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1947 में शुरू की गई थी और ये तब से बिना किसी कानूनी या संवैधानिक आधार के जारी है।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सिन्हा से कहा कि चूंकि ये मामला तर्कसंगत नहीं है इसलिए न्यायालय इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा। और सिन्हा ने कहा कि निचली अदालत में इस दावे पर एक दीवानी मुकदमा लंबित है कि दरगाह का निर्माण शिव मंदिर के खंडहरों पर किया गया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बंगाल की खाड़ी में उठा खतरनाक बवंडर, 120 घंटों तक होगी तबाही वाली बारिश। आईएमडी ने इसको लेकर के दे दी है चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मौसम लगातार करवट बदल रहा है। थोड़ी सी असावधानी से ठंड लगने की संभावना बढ़ जाती है। उत्तर भारत में प्रचंड ठंड से लोगों की हालत खराब है। ऊपर से कोहरा और शीतलहर की स्थिति से लोग बेदम हो चुके हैं। अब मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 5 दिनों यानी कि 120 घंटों तक मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में बन रहे साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से बारिश की स्थिति बन रही है। मौसम विभाग ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में तमिलनाडु पारा गिरा है, लेकिन मौसम विज्ञान विभाग ने राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान लगाया है। मौसम विभाग ने बताया कि पिछले 24 घंटों में तमिलनाडु और कराईकल क्षेत्र में कुछ जगहों पर हल्की बारिश दर्ज की गई। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बजट से पहले इनकम टैक्स को लेकर बड़ा संकेत, मिडिल क्लास को मिल सकती है ये राहत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय बजट 2026 की तैयारियों के बीच अब ये साफ होता जा रहा है कि सरकार पर्सनल इनकम टैक्स सिस्टम को किस दिशा में ले जाना चाहती है। बजट 2025 में किए गए बड़े बदलाव, खासकर न्यू टैक्स रिजीम में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बढ़ाने के फैसले ने इस दिशा को और मजबूत कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्स छूट की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दी थी और इसके साथ स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ने से सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए 12.75 लाख रुपए तक की आय पूरी तरह टैक्स फ्री हो गई। अब जब बजट 2026 नज़दीक है तो बड़ी संख्या में टैक्स पेयर्स ये सोच रहे हैं कि उन्हें ओल्ड टैक्स रिजीम में बने रहना चाहिए या न्यू टैक्स रिजीम में शिफ्ट हो जाना चाहिए। आंकड़े बताते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम की तरफ झुकाव तेजी से बढ़ रहा है। असेसमेंट ईयर 2024-25 में दाखिल किए गए 7.28 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न में से करीब 72% यानी 5.27 करोड़ रिटर्न न्यू टैक्स रिजीम के तहत फाइनल किए गए। ओल्ड टैक्स रिजीम चुनने वालों की संख्या सिर्फ 2.01 करोड़ रही और यही ट्रेंड बजट 2026 में सरकार के फैसलों को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तमिलनाडु की सरकार सबसे भ्रष्ट, डीएमके हर मोर्चे पर फेल, अमित शाह का बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु दौरे के दौरान राज्य की डीएमके सरकार पर जोरदार हमला बोला है। बीते रविवार को पुदुकोट्टई में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने डीएमके सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताते हुए उसे देश की सबसे भ्रष्ट सरकार करार दिया। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता अमित शाह ने दावा किया कि तमिलनाडु की जनता बदलाव चाहती है और अप्रैल 2026 में राज्य में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल राज्य में मजबूत विकल्प के तौर पर उभर रहे हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता डीएमके को सत्ता से बाहर कर देगी। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि डीएमके सरकार विकास, सुशासन और कानून व्यवस्था जैसे अहम मुद्दों पर पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता ने अपने संबोधन में आगे कहा कि अगर पूरे भारत में कहीं सबसे भ्रष्ट सरकार है तो दुर्भाग्य से वो तमिलनाडु में है। अमित शाह ने यह भी कहा कि राज्य की जनता भ्रष्टाचार, परिवारवाद और कुशासन से त्रस्त हो चुकी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 2026 की पहली विदेश यात्रा पर फ्रांस और लग्जमबर्ग का दौरा करेंगे एस जयशंकर। जी हाँ दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 4 से 9 जनवरी तक फ्रांस और लग्जमबर्ग के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। जयशंकर का इस साल का ये पहला विदेश दौरा है। फ्रांस के दौरे के दौरान एस जयशंकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात करेंगे और इसके अलावा वो फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बोरेट के साथ बातचीत करेंगे। विदेश मंत्रालय ने ये एक बयान में कहा वो भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के तहत हुए विकास और वैश्विक महत्व के मामलों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर फ्रेंच एम्बेसडर कॉन्फ्रेंस के 31वें संस्करण को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा लग्जमबर्ग की अपनी यात्रा के दौरान एस जयशंकर उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटेल और सीनियर नेतृत्व के साथ बातचीत करेंगे। वो लग्जमबर्ग में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगे। पिछले साल नवंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में G20 समिट के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात की थी। मीटिंग के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, जोहानिसबर्ग G20 समिट के दौरान राष्ट्रपति मैक्रोन से मिलकर खुशी हुई।
हमने अलग अलग मुद्दों पर बातचीत की और फ्रांस भारत के रिश्ते दुनिया की भलाई के लिए एक ताकत बने हुए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको अगर लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पश्चिम बंगाल जीतने के लिए बीजेपी की बड़ी तैयारी, अमित शाह ने खुद बनाया सीक्रेट प्लान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी के प्रमुख रणनीतिकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव अभियान की कमान खुद संभाल ली है। पार्टी रणनीतिक तरीके से अपने शीर्ष नेताओं को मैदान में उतार रही है। शाह खुद पश्चिम बंगाल दौरा कर चुके हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने फिर जाने वाले हैं। इनके अलावा पार्टी महासचिव बीएल संतोष भी पश्चिम बंगाल जाने वाले हैं। हाल में अपने पश्चिम बंगाल दौरे में शाह ने साफ कर दिया कि पार्टी इस बार बदलाव के संकल्प के साथ चुनाव मैदान में है। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल का दौरा कर साफ कर दिया कि जो पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में 3 से 77 तक पहुंची थी, अब वो पूर्ण बहुमत की तैयारी के साथ चुनाव मैदान में है। पार्टी नेताओं की माने तो शाह ने अभियान की जो टोन तय की है, उस पर पार्टी के तमाम नेता आने वाले दिनों में राज्य में धुआंधार प्रचार करेंगे। ममता बनर्जी भी अपने राज्य में जुझारू छवि और महिलाओं के बीच मजबूत पैठ को बरकरार रखकर भाजपा को आगे बढ़ने से रोकने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन भाजपा इस बार जिस आत्मविश्वास से और पूरी तरह से चुनावी मैदान में है, वहीं 15 साल के शासन में ममता बनर्जी को सत्ता विरोधी माहौल का भी सामना करना पड़ रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए मजबूती से तैयारी कर रहा भारत, पीएम मोदी ने किया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि भारत 2036 ओलंपिक खेल की मेजबानी हासिल करने के लिए पूरी गंभीरता और पूरी ताकत के साथ तैयारी कर रहा है। उन्होंने भरोसा जताया कि देश इस बड़े इंटरनेशनल खेल आयोजन के लिए खुद को हर लेवल पर तैयार करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ सालों में भारत में खेलों के क्षेत्र में बड़े स्तर पर बदलाव देखने को मिले हैं। इस दौरान देश ने 20 से ज़्यादा बड़े इंटरनेशनल खेल आयोजनों की सफल मेजबानी की है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वाराणसी में शुरू हुई 72वीं नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत ने अलग अलग शहरों में 20 से अधिक बड़े इंटरनेशनल खेल इवेंट की सफल मेजबानी की है। इनमें U17 फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप और बड़े शतरंज टूर्नामेंट शामिल हैं। मोदी ने कहा कि 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में आयोजित होंगे और देश 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए पूरी ताकत से तैयारी कर रहा है। 4 से 11 जनवरी तक चलने वाली 72वीं नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में देश के अलग अलग हिस्सों में 58 टीमें हिस्सा लेंगी, जिनमें 1000 से अधिक खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बांग्लादेश बॉर्डर के करीब भारत की बड़ी तैयारी, चिकन नेक पर नजर डाली तो पल भर में होगा काम तमाम, संभल जाए यूनुस। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश के उथल पुथल का माहौल बांग्लादेश में है। आंतरिक सरकार का प्रमुख होने के नाते मोहम्मद यूनुस पर देश को शांति और समृद्धि के रास्ते पर लाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन वो भारत विरोधी गतिविधियों में व्यस्त हो गए। उनके 3 कदम ने भारत की चिंताओं को बढ़ा दिया। चीन यात्रा के दौरान यूनुस ने भारत के नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों का उल्लेख किया। सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित लाल मोनिरहाट एयरबेस के डेवलपमेंट का काम चीन को सौंपने की प्लानिंग और पाकिस्तानी जनरल को ग्रेटर बांग्लादेश के नक्शे वाली बुकलेट सौंपने की घटना ने भारत को सतर्क कर दिया। अब देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर हिस्सों की सुरक्षा को और चाक चौबंद करने की तैयारी शुरू कर दी है। बांग्लादेश के आसपास भारत के 4 सैन्य बेस हैं और अब बांग्लादेश की सीमा से तकरीबन 200 से 300 किलोमीटर दूर स्थित एयरफोर्स स्टेशन को अपग्रेड करने की दिशा में भी कदम बढ़ा दिया है। कुछ दिनों पहले ही असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन का विस्तार करने की योजना के तहत तकरीबन 383 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और बता दें कि एयरफोर्स स्टेशन चीन बॉर्डर से 200 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित है और ऐसे में इसका रणनीतिक महत्व बढ़ जाता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ट्रंप की तरह पाकिस्तान से आतंकियों को लाए मोदी, असद ओवैसी की मांग पर भड़की बीजेपी, दिया करारा जवाब। जी हाँ दोस्तों, वेनेजुएला में अमेरिका सेना के सर्जिकल स्ट्राइक और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी की गूंज अब भारतीय राजनीति में भी सुनाई दे रही है। AIMIM प्रमुख असद ओवैसी ने इस घटना का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। एक रैली के दौरान ओवैसी ने कहा कि यदि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दूसरे देश में घुसकर मादुरो को न्यूयॉर्क ला सकते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी को भी पाकिस्तान जाकर 26/11 मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड को भारत वापस लाना चाहिए। ओवैसी ने चुनौती देते हुए कहा कि मोदी जी, आप भी पाकिस्तान जाकर मसूद अजहर और लश्कर के उन शैतानों को वापस ला सकते हैं जिन्होंने मुंबई के खिलाफ साजिश रची थी। ओवैसी के इस्तीफे बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने हमेशा आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हम एक जिम्मेदार राष्ट्र और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं। भारत अपने पड़ोसियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध
चाहता है और हम किसी के उकसावे में आकर कार्रवाई नहीं करते। खटाना ने जोर देकर कहा कि भारत की रणनीति देश को नहीं बल्कि सीधे तौर पर आतंकवाद के अड्डों को निशाना बनाने की रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। धुंध की चादर में लिपटा रहेगा दिल्ली एनसीआर, यूपी पंजाब हरियाणा समेत उत्तर भारत पूरा ठंड से कांपेगा। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में सर्दी का सितम जारी है और अभी दिल्ली वालों को आने वाले कुछ दिनों तक धुंध और कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को दिल्ली और उसके आसपास इलाकों में धुंध छाई रहेगी। धूप के दर्शन मुश्किल है। वहीं पंजाब हरियाणा यूपी राजस्थान समेत पूरा उत्तर भारत भयंकर शीतलहर की चपेट में रहेगा। इसके अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में अभी और बर्फबारी होने की संभावना बनी हुई है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का कहर जारी है। 5 जनवरी को देश के 10 राज्यों में शीतलहर और घने कोहरे की चेतावनी जारी है। बर्फीली हवाओं के कारण न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी का अनुमान है, जबकि दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में बारिश की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बिगड़ने और ठंड का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और झारखंड में भीषण ठंड, कोहरे और शीतलहर का प्रकोप देखा जा रहा है, जिससे यातायात सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। बुक लवर्स के लिए अच्छी खबर, पहली बार विश्व पुस्तक मेले में प्रवेश होगा निःशुल्क। पीएम मोदी कर सकते हैं उद्घाटन, अधिक से अधिक लोग पहुंच सके, इसलिए इस बार मेले में प्रवेश निःशुल्क कर दिया गया है। मेले को हर आयु वर्ग में उपयोगी बनाने के लिए सभी संभव प्रयास किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी के शहरों के बाहर होगा ये काम, बढ़ती आबादी जाम को लेकर योगी सरकार का बड़ा प्लान। जी दोस्तों, योगी आदित्यनाथ सरकार शहरों में बढ़ती आबादी और जाम की समस्या को देखते हुए गुजरात के आधार पर शहरों में आउटर रिंग रोड का निर्माण कराएगी। आउटर रिंग रोड शहर के बाहर से निकाला जाएगा, जिससे लोग इससे अपने गंतव्य को पहुंच सकें। आवास विभाग द्वारा तैयार किए गए विजन डॉक्यूमेंट 2047 के मुताबिक शहरों में बढ़ती आबादी के हिसाब से हर साल 1700 लाख वर्ग मीटर क्षेत्रफल में आवासीय योजनाएं लाई जाएंगी। इसी तरह लगभग 10,000 किलोमीटर क्षेत्र में सड़क और आउटर रिंग रोड की जरूरत होगी। आवास विभाग द्वारा तैयार किए गए रोड मैप के मुताबिक शहरी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। मौजूदा समय शहरों में करीब 22% आबादी निवास करती है। एक अनुमान के मुताबिक शहरी आबादी धीरे धीरे 40 से 50% हो जाएगी, इसलिए शहरों में आवासीय और व्यावसायिक जरूरतों के लिए भूमि बैंक बनाने की जरूरत पड़ेगी। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। विधानसभा चुनाव 2026 से पहले पीएम मोदी बंगाल और असम को देंगे स्लीपर वंदे भारत की सौगात। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल और असम को वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सौगात देने जा रहे हैं। ये ट्रेन माँ काली की नगरी कोलकाता को माँ कामाख्या की नगरी गुवाहाटी से जोड़ेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 2026 के बाद खत्म हो जाएगी टीएमसी, सिर्फ बुआ भतीजा बचेंगे। सुकांत मजूमदार की ममता बनर्जी को खुली चुनौती। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता सरकार और उनसे पहले वामपंथी सरकार ने जानबूझकर बंगाल की सीमाओं को कमजोर रखा है। मजूमदार ने दावा किया कि बांग्लादेश से हो रही लगातार घुसपैठ के कारण पूरे देश की जनता में डर का माहौल है और बंगाल की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है। उन्होंने 2026 के विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी करते हुए कहा कि चुनाव हारने के बाद तृणमूल कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, पार्टी में भगदड़ मचेगी और अंत में सिर्फ ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ही बचेंगे। सुकांत मजूमदार ने सीमा सुरक्षा के मुद्दे पर ममता बनर्जी और सीपीएम दोनों के कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने और उनसे पहले सीपीएम ने बंगाल को इतना पोरस बना दिया कि यहाँ कोई भी आसानी से आ सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन सरकारों ने बॉर्डर पर फेंसिंग करने ही नहीं दी, वोट बैंक की राजनीति के चलते सीमा को खुला छोड़ दिया गया, जिसका खामियाजा आज पूरा देश प्रदेश भुगत रहा है। सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गई है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सरकार की बड़ी सौगात, यूपी में बेटियों को दे रही 25,000। कौन कौन ले सकता है फायदा, आपको बता दें दोस्तों। यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत उत्तर प्रदेश में अब तक करीब 27 लाख लड़कियों को लाभ मिला है। योगी सरकार ने इस योजना पर 647 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर बेटियों की शिक्षा और सशक्तिकरण को मजबूत किया है।
दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बेटियों के सम्मान, शिक्षा और सशक्तिकरण को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार ठोस कदम उठा रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना लाखों परिवारों के लिए उम्मीद की किरण बन चुकी है। इस योजना के जरिए सरकार ने साफ संदेश दिया है कि बेटियां बोझ नहीं हैं बल्कि समाज की सबसे बड़ी ताकत हैं। इस योजना के तहत अब तक करीब 27 लाख पात्र बालिकाओं को लाभ दिया जा चुका है। सरकार ने इस योजना में 647.21 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और ये आंकड़े बताते हैं कि योजना सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर भी प्रभावी ढंग से लागू हो रही है। योगी सरकार ने योजना के लिए हर साल पर्याप्त बजट का प्रावधान किया है और 4 वर्ष में ही यहाँ पर 3.28 लाख बच्चियों को 130 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी गई है। इससे साफ है कि सरकार बेटियों के कल्याण को दीर्घकालिक नीति के रूप में आगे बढ़ा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा ने ममता बनर्जी पर लगाया 100 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप। जहां दोस्तों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार पर बाढ़ पीड़ितों के मुआवजे में लूटपाट और बंदरबाट का आरोप लगाते हुए 100 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगा है।